प्रधानमंत्री ने मन की बात में नारी शक्ति को किया वंदन। कहा, हर क्षेत्र में आगे है नारी शक्ति। युवाओं से की आगामी लोकसभा चुनाव में भागीदारी बढ़ाने की अपील। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम मैराथन 2024 को दिखाई हरी झंडी। मेदांता अस्पताल में देश के पहले सवेरा प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। ट्रैक बेस्ड तकनीक से होगी स्तन कैंसर की जांच। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने महेंद्रगढ़ स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी 2024 का किया शुभारंभ। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। और किसान आंदोलन के चलते प्रदेश के 7 जिलों में प्रतिबंधित मोबाइल इंटरनेट सेवा फिर बहाल। टीकरी व सिंधु बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग अस्थायी तौर पर हटाई। आमजन को मिली राहत। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो की मासिक कार्यक्रम मन की बात की 110वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान पीएम ने कहा कि कुछ दिनों बाद हम 8 मार्च को महिला दिवस मनाएंगे। यह विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को सलाम करने का अवसर है। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। पीएम ने कहा कि कुछ समय पहले तक किसी ने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन ये आज संभव हो रहा है। इस दौरान पीएम ने ड्रोन दीदी से भी बात की। सुनीता जी, ये ड्रोन दीदी बनने का आपका सफर कैसे शुरू हुआ? आपको ट्रेनिंग कहाँ मिली? कैसे कैसे बदलाव क्या आया? मुझे पहले से जानना है। जी सर, ट्रेनिंग हमारी फूलपुर एफको में हुआ था इलाहाबाद में, और वहीं से हमको ट्रेनिंग मिली है। तो तब तक आपने ड्रोन के विषय में सुना था कभी? सर सुना नहीं था, एक बार ऐसे देखे थे। कृषि विज्ञान केंद्र जो सीतापुर का है, वहाँ पे हमने देखा था। पहली बार वहाँ देखा था हमने ड्रोन। पहले दिन सर हम लोग जब गए हैं तो उसके दूसरे दिन से हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई थी। पहले तो थ्योरी पढ़ाई गई थी, सब क्लास चले थे 2 दिन। क्लास में ड्रोन में क्या क्या पार्ट हैं, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीजें थ्योरी में पढ़ाई गई थी। तीसरे दिन सर हम लोगों का पेपर हुआ था। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया है। पीएम ने कहा कि तकनीक की मदद से वन्य जीवों के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद मिल रही है। इस दौरान पीएम ने लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कंटेंट क्रिएशन में युवाओं की बढ़ती दिलचस्पी पर भी बात की। इस वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम में डिजिटल इनोवेशन को सर्वोपरि रखा गया है। चंद्रपुर जिले में इंसान और बाघों के संघर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। यहाँ गांव और जंगल की सीमा पर कैमरे लगाए गए हैं। जब भी कोई बाघ गांव के करीब आता है, तब एआई की मदद से स्थानीय लोगों को मोबाइल पर अलर्ट मिल जाता है। चुनाव आयोग ने एक और अभियान की शुरुआत की है, मेरा पहला वोट देश के लिए। इसके जरिए विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है। भारत को जोश और ऊर्जा से भरी अपनी युवा शक्ति पर गर्व है। हमारे युवा साथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागीदारी करेंगे, इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वह रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। इस दौरान पीएम ने कहा कि राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के आगामी 3 महीनों में मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। पीएम ने कहा कि मन की बात रुक रहा है, देश की उपलब्धियां नहीं रुक रही। लोकसभा चुनाव से पहले अपने आखिरी मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने युवाओं से चुनाव में अधिक से अधिक भागीदारी करने और महिला सशक्तिकरण के बारे में अपने विचार रखे। चंडीगढ़ के रामदरबार में मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम सुनने के बाद चंडीगढ़ वासियों ने प्रधानमंत्री के विचारों की सराहना करते हुए कहा
कि पीएम इस कार्यक्रम में हर वर्ग से जुड़ा मुद्दा उठाते हैं। उनके विचारों को सुनना हमेशा प्रेरणा देता है। मोदी जी ही एक ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत किया है। जैसे बात किया जाए आवास योजना की, तो आवास योजना के तहत बहुत लोगों को अल्पसंख्यक समाज में घर मिले हैं। उज्ज्वला योजना है और मोदी जी ने ऐसी छोटी छोटी, जैसे गांव के लिए बहुत सोचते हैं, शौचालय काफ़ी बनवाए हैं। तो बिना किसी भेदभाव के मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये आज मन की बात का 110वां एपिसोड था। और जैसे कि हर बार मोदी जी अपने इस कार्यक्रम में हर एक बार नई से नई बात लेके आते हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी। आज भी हमने मन की बात का 110वां कार्यक्रम यहाँ राम दरबार में आके देखा, तो उसमें उन्होंने महिलाओं की बहुत बात की। जैसे वो एक काम कर रही है, ड्रोन का काम कर रही हैं सुनीता दीदी, तो उनको वो सामने लेके आए हैं। इससे महिलाओं का हौसला बढ़ता है कि हम अगर छोटा छोटा भी काम करती हैं तो हमें अप्रिशिएट किया जाता है। तो एप्रिसिएशन एक ऐसा अवार्ड है, ये नहीं कि वो किसी पैसे के रूप में हो, एक तारीफ के रूप में भी जब आता है तो उससे हौसला महिलाओं का बढ़ता है और वो बढ़ चढ़कर काम करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान आज 4 धामों और सप्तपुरियों में से एक द्वारकापुरी में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। साल 2017 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। इस पुल के निर्माण में करीब 979 करोड़ रुपए की लागत आई है। ब्रिज पर 12 व्यूइंग पॉइंट बनाए गए हैं और यह सौर ऊर्जा से प्रकाशित होगा। ब्रिज को गीता के श्लोक और कृष्ण के प्रतीक चिन्हों से सुसज्जित किया गया है। गुरुग्राम जिले के लेजरवाली पार्क में आयोजित गुरुग्राम मैराथन 2024 को आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर क्रिकेटर शिखर धवन ने भी शिरकत की। जिले में पहली बार करवाई गई इस मैराथन में करीब 35,000 लोगों ने हिस्सा लिया। 4 चरणों में आयोजित इस मैराथन का पहले चरण में सीएम मनोहर लाल ने 42 किलोमीटर की मैराथन को हरी झंडी दिखाई। दूसरे चरण की 21 किलोमीटर की मैराथन को उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने रवाना किया। इसके अलावा 10 और 5 किलोमीटर की फन मैराथन भी करवाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैराथन का आयोजन एक अच्छा कदम है। अब हर साल फरवरी के आखिरी रविवार को इस तरह के बड़े स्तर पर मैराथन का आयोजन गुरुग्राम में किया जाएगा। अंत में मुख्यमंत्री ने विजेता प्रतिभागियों को नकद इनाम देकर सम्मानित किया। वहीं सीएम ने योगा टीम से प्रभावित होकर उन्हें 1 लाख रुपए के पुरस्कार से सम्मानित करने की भी घोषणा की। गुरुग्राम मैराथन, इसका एक संदेश भी होता है। इसमें भागीदारों को हर प्रकार का लाभ, चाहे उनका मानसिक तनाव खत्म करने की बात, चाहे उनको शारीरिक बल बढ़ाने की बात, उनको बहुत बड़ा एक लाभ इन मैराथन से होता है। ये 42 किलोमीटर की दौड़ भी आज प्रतिभागियों ने लगाई, 21 किलोमीटर की भी मैराथन की दौड़ लगाई, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर में भी हिस्सा लिया और सभी में फर्स्ट सेकंड थर्ड मेन, फर्स्ट सेकंड थर्ड मेल फीमेल दोनों अलग अलग। तो इस प्रकार से ये 6 और 4 इस प्रकार की मैराथन, यानी 24 लोगों ने इसके अंदर अपने रिकॉर्ड कायम किए हैं और जो रिकॉर्ड कायम किए हैं तो उनको हमने शुभकामना दी है कि आगे और इसमें आगे बढ़ें। इस मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर और क्रिकेटर शिखर धवन ने कहा कि यह दौर भारतीय युवाओं का ही है, इसलिए सभी युवाओं को फिटनेस के प्रति सजग रहना चाहिए और इसी तरह के मैराथन में हिस्सा लेना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि 25,000 या 25,000 से भी ज़्यादा लोग आके उन्होंने पार्टिसिपेट किया और दौड़े 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर है इसमें। और ये बहुत अच्छा मैसेज जाता है पूरी सोसाइटी को कि भी फिटनेस बहुत ज़रूरी है, फिटनेस ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ ज़रूरी है और अपनी सेहत का ध्यान रखे। जान है तो जहान है और ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए हमेशा हाजिर हैं। तो डेली लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज लाना, और हमारे यहाँ से योगा निकला है तो योगा हो गया, एक्सरसाइज होगी, जिस पे भी आपका मन करे अपने आप को 1 घंटा ज़रूर देना चाहिए, चाहे कोई सी भी फिजिकल एक्टिविटी हो, बहुत ज़रूरी है। गुरुग्राम के अपने दूसरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेदांता अस्पताल में सवेरा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इसके तहत 6 ब्लाइंड गर्ल्स ट्रैक बेस्ड एग्जामिनेशन तकनीक के माध्यम से महिलाओं की जांच करेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां
ट्रैक्ड ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसका विस्तार राज्य के अन्य जिलों में भी किया जाएगा। लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में एक बहुत भयानक रोग है। अभी जो अध्ययन बताता है वो ये है कि शहरों में कुछ ज्यादा ये बनता है गांव की बनस्पत, और जो काउंटिंग के लिए है शायद 90,000 महिलाएं ऐसी हैं जो देश में इस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के असर में जान गंवा बैठी। अब इनको कैसे संभाला जाए, कैसे देखा जाए, तो जैसा आज ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसकी शुरुआत हम जब कर रहे हैं, और इसमें भी जो विशेष तौर पर हमारी जो दिव्यांग बहनें हैं, इनकी सहायता जब ले रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा कार्य है। करके इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। आपको इसलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएमओ वीरेंद्र यादव ने बताया कि जर्मनी के बाद विश्व में भारत दूसरा ऐसा देश होगा जहां इस तरह के केंद्र का गुरुग्राम शहर में संचालित किया जाएगा। से या टेक्टाइल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके 50% महिलाएं हमारे जनसंख्या का भागीदार होती हैं। तो ऑफ कोर्स ये पहला प्रयास है, न केवल भारतवर्ष में बल्कि संभवतः एशिया में ये पहला प्रयास है जहां कम्युनिटी सेंटर पे इस किस्म का प्रोग्राम चलाया जाएगा। अर्ली डायग्नोसिस से ये मदद होगी कि जहां हम 90,000 महिलाओं को पर ईयर अगर हम खो रहे हैं, उनका हम जान बचा पाएंगे अर्ली डिटेक्शन से। मैं मेदांता ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इनिशियल CSR प्रोजेक्ट में मेदांता ने 1 साल के लिए अभी गुरुग्राम को कम्प्लीटली स्पॉन्सर करने के लिए कहा है। और इसको देखते हुए जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा सरकार अब संभवतः MOU एक साइन करेगी और बाकी सभी जिलों में भी इसको लॉन्च किया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैथल में आयोजित सांसद खेल स्पर्धा में कल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस खेल स्पर्धा में कैथल की टीम पहले कुरुक्षेत्र की, दूसरे व यमुनानगर की टीम तीसरे स्थान पर रही। मुख्यमंत्री ने विजेता टीमों को फार्म ट्रैक्टर, मेडल व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की पहचान धाकड़ किसान, धाकड़ जवान व धाकड़ पहलवानों से है। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही 1100 खेल नर्सरियां चल रही हैं और इस बार बजट में 400 और नई खेल नर्सरियां खोलने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विजेता रहने वाले खिलाड़ियों को पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। साथ ही खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाता है। हरियाणा और खेल, ये अपने आप में शब्द भले दो हैं, लेकिन एक ही पहचान है। हरियाणा की पहचान हमारे जवान से है, धाकड़ जवान, हमारे किसान से है, धाकड़ किसान, और हमारे पहलवान से है, धाकड़ पहलवान। चाहे वो स्टेडियम्स हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम हो, अथवा गांव लेवल के हो, हमारी खेल नर्सरियां हो। हमारे खेल नर्सरियों में अभी 1100 नर्सरी, उसमें 400 और बढ़ा करके हम 1500 कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे जो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ी की भर्तियों की बात हमने उनको रिजर्वेशन दे करके, और चाहे वो ग्रुप डी की है, सी की है, बी और ए, सब में योग्यता के हिसाब से उनको भर्तियां कर रहे हैं। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कैथल में ही कपिल कमल कार्यालय में बीजेपी सदस्यता ग्रहण समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, पार्टी में हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है और अब हम सभी संकल्पित होकर देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव बहुत नजदीक है, कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में जाकर कमल के फूल के उम्मीदवार को जिताने का काम करें। अब की बार 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करके देश की बागडोर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देनी है। विशेष अभिनंदन का अवसर है जिन्होंने
किसी भी अन्य पार्टी को छोड़ करके, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इनेलो हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य सामाजिक संस्थाएं अथवा व्यावसायिक संस्थाएं, वहां से आकर के और भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करने के लिए आज संकल्प लिया है। मैं ऐसे सब बंधुओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल महेंद्रगढ़ जिले के गांव जाटपाली स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में 3 दिन तक चलने वाली 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2024 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि व किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि पशुधन संसाधनों की बदौलत देश में हरियाणा का विशिष्ट स्थान है। सरकार द्वारा किए गए विशेष प्रयासों व प्रदेश के मेहनतकश किसानों की मेहनत से पशुओं की उत्पादन क्षमता में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। राज्य में वार्षिक दुग्ध उत्पादन 119.65 लाख टन पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य पशुओं के उन्नत नस्लों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सरकार ने पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना, उनका निःशुल्क बीमा, पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। पशुपालकों को उनके घर द्वार पर पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में मोबाइल पशु चिकित्सालयों की शुरुआत की जा रही है। पशुपालन संबंधी नवीन तकनीकी की जानकारी मिली जा सकेगी। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो उद्देश्य विभिन्न प्रजाति के पालतू पशुओं का संरक्षण और समुचित विकास करना, हरियाणा प्रदेश का पशुधन संशोधन के कारण देश में सदैव हो रहे पशु सुधार का प्रदेश सरकार पशुधन के विकास के लिए सदैव सजग एवं प्रतिबद्ध है। इसी दौरान कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि किसान की आय बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान पशुपालन का है। इस कार्यक्रम उद्देश्य यही है कि प्रगतिशील पशुपालकों से अन्य पशुपालक भी सीख लेकर पशुपालन व्यवसाय को अपनाएं। आय बढ़ाने में जितना योगदान पशुपालन का हो सकता है, योगदान और किसी चीज का नहीं है। तो हरियाणा सरकार का पूरा ध्यान है कि किसान इस तरफ ध्यान दें। जो उत्कृष्ट पशुपालक हैं वो अपने पशुओं का प्रदर्शन करें। इस संबंध में जो नई रिसर्च हुई है, हमारे कृषि इसके पशुपालन विश्वविद्यालय के लोग, हमारे वैज्ञानिक उन लोगों को जो नई विधियाँ सिखाएं, और इसी का परिणाम है कि हरियाणा जो है बहुत तरक्की कर रहा है। 9 साल में हमने पशुपालन का बजट कई गुना बढ़ाया है। हरियाणा में आमहिम दूध का उत्पादन जो 2013-14 में 74 लाख टन था, वो 120 लाख टन तक पहुंच गया है। किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा के 7 जिलों में बंद मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को फिर से बहाल कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने अपना दिल्ली कूच 29 फरवरी तक टाल दिया है। हालांकि पंजाब हरियाणा के शंभू और दाता सीहवाल बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान के चलते हरियाणा में 11 फरवरी से अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS सर्विसेज पर रोक लगा दी गई थी। अब इन्हें बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा 11 दिन से बंद दिल्ली के टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर को भी अस्थायी तौर पर खोल दिया गया है। वहां लगाए गए कंटेनर और पत्थर हटाए गए, जिससे आमजन को काफ़ी राहत मिली है। हिसार स्थित मिलिट्री स्टेशन में आयोजित एक समारोह में कल दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने जवानों को कुल 10 सेना पदक और 7 विशिष्ट पद प्रदान किए। इस दौरान चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल से पढ़े हुए जीरकपुर निवासी मेजर अंतरिक्ष त्यागी को राष्ट्रीय राइफल्स में पुलवामा में तैनाती के दौरान असाधारण युद्ध कौशल, सराहनीय नेतृत्व, अदम्य साहस और संयम का प्रदर्शन करने के लिए सेना मेडल प्रदान किया।
वहीं मेजर विकास भांबू को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। इस बार पुरस्कार पाने वालों में 16 अधिकारी और एक सैनिक शामिल है। इस अवसर पर सेना कमांडर ने सभी पुरस्कार विजेताओं को उनकी वीरता और विशिष्ट सेवाओं के लिए बधाई दी। उन्होंने सभी रैंक पूर्व सैनिकों, नागरिकों और उनके परिवारों से राष्ट्र की सेवा में खुद को समर्पित करने का आग्रह किया। लेफ्टिनेंट जनरल ने बाद में पुरस्कार विजेताओं और उनके परिवारों से भी बातचीत की। और हिसार हरियाणा प्रदेश में स्थित है और जहाँ तक हरियाणा का मानना है मेरा कि हमारे देश के जितने भी वीर योद्धाओं और वीर सैनिक बड़ी मात्रा में इस प्रदेश ने अपने हमारी देश को प्रदान किए हैं और मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज इस अलंकरण समारोह का जो आयोजन हिसार यानी हरियाणा में किया गया और हमारे वीर सैनिकों को इस वीर भूमि में सम्मानित किया गया, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ी बात है और अपने आप को मैं ये काम करते हुए एक बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। एक ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक कि अलंकरण समारोह का मानना का मतलब है, ये हर साल हर एक कमांड में आयोजित किया जाता है और ये सिलसिला जारी रहता है। सेना कमांडर ने 15 इकाइयों को जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साउथ वेस्टर्न कमांड यूनिट प्रशंसा से सम्मानित किया। देश में रेलवे के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 महत्वपूर्ण स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास तथा 1500 आरओबी आरयूबी का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। साथ ही देश भर में रेलवे की 40,000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं के कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। इसी कड़ी में रेलवे विभाग ने स्कूली बच्चों में रेलवे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विकसित भारत विकसित रेलवे विषय पर प्रदेश भर में प्रतियोगिता आयोजित करवाई थी। इसके अंतर्गत कला, निबंध, काव्य व भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में सोनीपत जिले के गोहाना स्थित विद्यालय के बच्चों ने भी भाग लिया। विजेता छात्राओं ने खुशी जाहिर करते हुए इस प्रतियोगिता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि उन्हें इससे रेलवे के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हुई हैं। एक रेलवे विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें मैंने स्पीच में पार्टिसिपेट किया था। इसमें मेरी सेकंड पोजीशन है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री एवं रेलवे विभाग का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं अपने विचार उनके सामने रख पाई। साथ में जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, उसकी एम है कि वो जितने भी रेलवे स्टेशंस के अंडर, रेलवे नेटवर्क के अंदर जितने भी स्टेशंस आते हैं उनको एनहेंस करे और मॉडर्नाइज करे। अभी 5 तारीख को एक फंक्शन आयोजित हुआ था जिसमें रेलवे कर्मचारी आए थे, जिसमें हमारे ग्रुप की फर्स्ट परफॉर्मेंस निकाली। अभी 26 तारीख को कर्मचारियों ने एक परफॉर्मेंस आयोजित किया है जिसमें हमारा ग्रुप परफॉर्मेंस करेगा। इसके लिए मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे विद्यालय में 5 फरवरी को एक कार्यक्रम आयोजन किया गया था जिसमें मैंने एसे राइटिंग एंड स्पीच में परफॉर्मेंस दी थी अपनी, और इसमें मेरी दूसरी और तीसरी पोजीशंस रही हैं। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री और रेलवे विभाग का धन्यवाद कहना चाहूँगी। स्कूल की प्रधानाचार्य सुमन कौशिक ने कहा कि रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में विद्यालय के 20 बच्चों ने अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया और विजेता बने। स्कूलों के विद्यार्थियों ने जाना कि रेलवे में किस किस प्रकार के विकास हो सकते हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी से जुड़ा जा सकता है, और जो आने वाला नया भारत है वो इन बच्चों का भारत है। और इन बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग, इन बच्चों की जानकारी के अकॉर्डिंग, इनकी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग किस तरह के परिवर्तन रेलवे में आने चाहिए, वो सब इन बच्चों ने जाना, सीखा और अपने विचारों को प्रस्तुत किया, जिसमें रेलवे डिपार्टमेंट को भी टेक्नोलॉजी से जुड़ने में सहायता मिली। उधर रेलवे विभाग की इस प्रतियोगिता में बल्लभगढ़ के थारूराम आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने भाग लिया और विभिन्न श्रेणियों में विजेता बनी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में शामिल होने पर उन्हें रेलवे के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारियां हासिल हुई कि किस प्रकार आज देश रेलवे में तरक्की के पथ पर अग्रसर है और भारत बुलेट ट्रेन की तैयारी भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलवे अधिकारियों का धन्यवाद करती हैं कि उनके स्कूल में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
मैंने विकसित भारत विकसित रेल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पर मैंने अपनी स्पीच बोली थी और उससे बताया था कि कैसे मोदी जी ने जो विकसित भारत विकसित रेल की स्कीम लॉन्च किया उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है और कैसे जो रेल है पहले वो कोयले से चलती थी, फिर बुलेट ट्रेन आ गई है अब, और कैसे फ़ायदा हो रहा है उससे बहुत। मैंने ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और मेरा सेकंड पोजीशन उसके अंदर आई थी। मैंने अपने ऐसे में यही बताया था कि हमारे जो रेलवे है जो पहले कैसे चलती थी और अब कैसे चलने लग गई हैं, कितनी डेवलप हुई है, और मैंने बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी बताया था कि हमारे भारत ने कितनी तरक्की कर ली है। मैंने पोस्टर बनाया था विकसित भारत विकसित रेल के ऊपर और मैंने उसमें प्रथम प्राप्त किया कि हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारा देश है जो भारत वो कितना विकसित होगा और जो रेल है हमारा वो कितना ज़्यादा उस चीज़ में हमारा डेवलपमेंट होगा। वहीं इसी अवसर पर स्कूल की कोऑर्डिनेटर सुधा पाहुजा ने बताया कि छात्राओं ने रेल विषय पर भाषण, ड्राइंग और निबंध प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि इन विजेता छात्राओं को 26 फरवरी को बल्लभगढ़ के रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा, जहां ये छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश करेंगी। 6वीं से 12वीं तक की छात्राओं ने एस्से राइटिंग, ड्राइंग कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन में हिस्सा लिया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान को प्राप्त किया। इसमें से 5 विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो अच्छे अंक लाए। इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, तो हम आभार व्यक्त करते हैं रेलवे अधिकारियों का कि जिन्होंने 18 विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ समझा। दिनांक 26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और उन चयनित विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। मैं आभार व्यक्त करती हूँ फिर से। पलवल की अनाज मंडी में आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा भाजपा प्रभारी विप्लव कुमार देव और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान विप्लव कुमार देव ने कहा कि भाजपा ने देश में परिवर्तन लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश ने विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने देश में अनेक ऐसे कार्य किए हैं जिनसे समाज में परिवर्तन देखने को मिला है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया है और उनका विकास से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 3 तलाक, राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का कार्य किया। केंद्र ने अंग्रेजों के समय से चली आ रही सीआरपीसी और आरपीसी में बदलाव कर नए कानून बनाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों के विकास कार्यों की तुलना अवश्य करें। नरेंद्र भाई मोदी ने किया, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। ये समाज सुधार है मेरे मित्रों। कश्मीर के आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 समाप्त करना, इसको समाप्त करने के लिए कोई स्कीम नहीं होता, इसके लिए कोई बजट नहीं होता। ये भी समाज सुधार का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिया था, अपना जीवन दिया था। एक विधान, एक निशान और एक प्रधान होना चाहिए इस देश में। अलग से कोई विधान नहीं हो सकता, अलग से कोई प्रधान नहीं हो सकता, अलग से कोई निशान नहीं हो सकता। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। फरीदाबाद में केएमपी, केजीपी, वडोदरा एक्सप्रेसवे सहित कई बड़ी परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया गया है। आज कोई नहीं कह सकता विकास और रोजगार आज हर जगह बराबर बांटे जा रहे हैं, योग्यता के आधार पर दिया जा रहा है। मित्रों, जरा याद करो, हरियाणा के नौजवानों में पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि कम हो गई थी, क्योंकि उनके पास सिफारिश नहीं थी, रिश्वत के लिए पैसा नहीं था। कितना भी काबिल हो, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति निरंतर जागरूक कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास पंचकुला के इको वॉरियर्स संस्था ने किया है। संस्था द्वारा शहर के सेक्टर 20 के मुख्य मार्केट में कपड़ा बैग वेंडिंग मशीन लगाई गई है। हरियाणा प्रदेश व ट्राई सिटी में पर्यावरण संरक्षण का यह पहला अनूठा प्रयास है। पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल ने इस वेंडिंग मशीन का शुभारंभ करते हुए कहा कि इसके माध्यम से लोग किसी भी समय मात्र 10 रुपये में कपड़े का बैग खरीद पाएंगे। उन्होंने कहा कि संस्था का पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह सराहनीय कदम
कदम है। इसका उद्देश्य कपड़े का बैग या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने हुए बैग का इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। कि प्लास्टिक को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। जिसने भी घर से सब्जी भी लानी है वो जो हमारा कपड़े का थैला बना हुआ है या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना हुआ है सिर्फ उसी को यूज़ करें। और आज इसकी जो पहली मशीन है जहाँ पे 10 रुपये का थैला ऑटोमेटिक एक सिक्का डालने पे निकल आता है, ये बहुत ही अच्छी पहल है पूरे पंचकूला के लिए। जगह जगह पर ये मशीनें लगाई जाएंगी ताकि पंचकूला से प्लास्टिक को बिल्कुल मुक्त किया जाए। जैसा कि अभी बताया गया, रोज़ाना सन सिटी परिक्रमा में 3 से 4 हज़ार प्लास्टिक की थैली जो दूध वाली होती है वो रोज़ इकट्ठी हो रही है। जगह जगह पर पूरी मुहिम चलाई जा रही है कि प्लास्टिक को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। इको वॉरियर्स की संस्थापक पूजा अग्रवाल ने बताया कि आने वाले समय में यह मशीन शहर के सभी सेक्टर्स में लगाई जाएगी। इसका उद्देश्य पॉलिथीन के वैकल्पिक साधनों को प्रोत्साहित करना है। वो हिंदू नव वर्ष पे हमने स्टार्ट किया था ये संकल्प के साथ कि पॉलीथीन हटाना लक्ष्य हमारा, यही संकल्प हमारा, तो उसको लेके ही चले हैं। मतलब लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं, शॉप्स पे भी अवेयर कर रहे हैं। तो अभी तक हमने सुना था कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है हमारे इंडिया का, तो हमने वहाँ पे देखा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या रीज़न्स हैं कि वहाँ पे इतना स्वच्छ है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि ATM मशीन है, तो वो हमने सोचा कि हम पंचकुला में क्यों नहीं कर सकते। दिन में तो हम सर्विस प्रोवाइड कर ही रहे हैं, सब दुकानदारों को प्रोवाइड कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल बैग्स, कपड़े के थैले, अखबार के थैले। बट जब लेट हो जाते हैं, जब हमारे लोग नहीं पहुंच पाते, उसके लिए हमने फिर ये ATM मशीन का रखा है यहाँ पे कि कभी भी कोई भी बंदा 10 रुपये का सिक्का डाल के इसके अंदर से बैग ले सकता है, और वो भी रिटर्नेबल बेसिस पे है। कभी भी वो बैग रिटर्न करके अपने 10 रुपये वापस लेकर जा सकता है, उसको कोई बोझ ना लगे कि मेरे एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।